मैं क्या कह रहा हूँ बेटा, कैपिटल बजटिंग का मतलब क्या होता है, इन्वेस्टिंग डिसीजन, ठीक है। तो इसका जो शुरुआत होती है, मतलब इसका मतलब नहीं होता है एक्चुअली में, जो इसकी शुरुआत होती है वो होती है इन्वेस्टिंग डिसीजन से। इन्वेस्टिंग डिसीजन समझते हैं आप लोग? अभी बोलना है जल्दी जल्दी, ठीक है, रिकॉर्डिंग हो रही है, क्लास वो यस सर। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट, यू हैव टू स्पीक व्हेनेवर आई आस्क यू अ क्वेश्चन, जल्दी जल्दी बोलते ही, जल्दी जल्दी पढ़ते ही। मैं चैप्टर दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा बैठ के कि स्टार्टिंग से एंड तक दोबारा पढ़ा रहे हैं। मैं फोकस वुड बी ऑन योर प्रॉब्लम। अगर कुछ भी समझ नहीं आया तो स्टिल आई कीप आस्किंग क्वेश्चंस एंड आई एक्सपेक्ट यू टू रिस्पोंड टू दोस क्वेश्चंस। मैं आपसे सवाल पूछता रहूंगा, आप जवाब देते रहिए। इन्वेस्टिंग डिसीजन की बात पता है, मतलब बिजनेस को कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट्स करने हैं, बिजनेस वांट टू इन्वेस्ट द मनी समवेयर। अब इन्वेस्टमेंट डिसीजन करने के हमारे पास दो ऑप्शन, दो तरीके पॉसिबल हैं। क्या क्या दो तरीके हैं हमारे पास? भाई एक तरीका तो है हमारे पास शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, कि भाई कोई शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कर दो, और एक है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ठीक है, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। ओके, शॉर्ट टर्म का मतलब क्या होता है कि भाई लेस देन 1 ईयर, और लॉन्ग टर्म का मतलब क्या होता है, मोर देन 1 ईयर। ठीक है, तो लेस देन 1 ईयर में क्या आ जाएगा कि भाई करंट एसेट, फिक्स्ड एसेट, मतलब ग्रॉसली स्टेटिंग हम बात करते हैं वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। ओके, और जो मोर देन 1 ईयर वाले होते हैं, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होते हैं, इनमें हम बात करते हैं कैपिटल बजटिंग। इसका नाम है बेटा कैपिटल बजटिंग। सर मैं आपको इतनी बात समझ आई बच्चों को, कैपिटल बजटिंग का मतलब क्या है? मतलब बेटा छोटा सा ये, इसका मतलब ये है कि आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट करना है अगर, ठीक है, बिजनेस के पास दो अपॉर्चुनिटी है। मतलब मान लो कि यहाँ पे हमारे मैनेजर है मिस्टर नंदिनी, ठीक है, हमारी मैनेजर है मिस नंदिनी, और इनके पास इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है भाई। एक ऑप्शन है ए और एक ऑप्शन है बी, दोनों में से एक ही चूज कर सकते हैं। इसमें लगेंगे 5 लाख रुपए, इसमें लगेंगे 6 लाख रुपए, इसमें लगेंगे 6 लाख रुपए। ठीक है, नंदिनी के पास है 5 लाख रुपए। अब ऑप्शन ये आता है कि भाई नंदिनी को क्या करना चाहिए, नंदिनी शुड इन्वेस्ट इन ए या फिर इसको बी में इन्वेस्ट करना चाहिए। समझ मेरी आपको बात, कि भाई नंदिनी को यस सर। दोनों में से कौन से ऑप्शन नंदिनी चूज करेगी, इस बात को नंदिनी कैसे डिसाइड करेगी? आप समझ रहे हैं? आप देखो फाइनेंस, फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, जब आप इसको पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट को, सो इट इज अ रिक्वेस्ट फ्रॉम माय साइड, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट सब्जेक्ट्स यू आर एवर गोइंग टू स्टडी। लेकिन आप इसको थोड़ा ब्रॉड व्यू रखिए। मतलब ब्रॉड व्यू का मतलब क्या है कि आप बहुत इसको है ना बहुत छोटे वे में मत समझिए कि यार इंडिविजुअल चैप्टर्स हैं, इंडिविजुअल यूनिट्स हैं, इंडिविजुअल टॉपिक्स हैं, इनको हमको पढ़ना है, ऐसा नहीं है बेटा। ये एक ग्रॉसली आपको ये बताना चाहते हैं कि हाउ विल यू बिकम अ मैनेजर, हाउ आर यू गोइंग टू टेक द मैनेजरियल डिसीजन, कि आप अपना कैपिटल स्ट्रक्चर का डिसीजन कैसे लोगे, किन बेसिस पे पॉइंट करके आप डिसीजन लोगे, फिर आप अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन कैसे लोगे। अब देखिए कितना जरूरी है बताना आपको। मान लो आपके पास 9 लाख रुपीज है, ठीक है, आपको कार परचेस करनी है। अब आपके पास दो ऑप्शन है, एक ऑप्शन आता है आपके पास i20, ठीक है, और एक ऑप्शन आपके पास आता है ब्रेजा। आपके पास दो ऑप्शन है, आप दो कार परचेस कर सकते हैं। तो दोनों में से कौन सा ऑप्शन आप चूज करेंगे? तो उसके लिए आप क्या करते हैं, यू गो टू यूट्यूब, यू वॉच अ लॉट ऑफ वीडियोस एंड यू रिवाइज ऑल द थिंग्स। फिर आपको लगता है कि हाँ यार मेरे लिए जो ना ब्रेजा ठीक है, थोड़ी ऊंची गाड़ी है और ग्राउंड क्लियरेंस भी ज्यादा है, तो मेरा गांव में घर है, तो मैं गांव में आ जाता रहता हूँ, तो रास्ता थोड़ा खराब है, तो i20 नहीं लेता, मैं ये ब्रेजा लेता हूँ। तो आप ये डिसाइड कर रहे हैं ना, यू आर कंसिडरिंग सम फैक्टर्स, यू आर इवेलुएटिंग योर डिसीजंस एंड देन यू आर रीचिंग टू अ कंक्लूजन कि हाँ मुझको ये करना चाहिए। ठीक है, सेम वे हम क्या करेंगे भाई, अब दो ऑप्शन हमको दे दिया आपको कि भाई या तो ये चूज कर लो या फिर ये चूज कर लो, तो दोनों में से आप किसको चूज करेंगे? इसके लिए आपके पास कुछ क्राइटेरिया तो होने चाहिए इवेलुएट करने के लिए। समझ में आ रहा है ना आपको? भाई कुछ एक क्राइटेरिया तो होना चाहिए ना कि हाँ हम इस टेक्निक को लगाएंगे, दोनों कंपेयर करेंगे, फिर दोनों में जो रिजल्ट आएगा उसको सेलेक्ट कर लेंगे। बताइए ये इतनी बात समझ में आती है क्या? यस यस सर। सर। है ना, चलिए ठीक है। तो अब इसके लिए कुछ टेक्निक्स आई, क्या आई टेक्निक्स?
कि भाई इवेल्युएट कैसे करोगे। अगर 2 अपॉर्चुनिटी है आपके पास, अगर 3 अपॉर्चुनिटी आपके पास, अगर 5 अपॉर्चुनिटी आपके पास, तो हाउ आर यू गोइंग टू इवेल्युएट दोस इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स। जैसे आप यहाँ पे भी तो अपने डिसीजन को इवेल्युएट कर रहे हो ना, कि भाई कुछ क्राइटेरिया है। क्या क्राइटेरिया है? कि एक क्राइटेरिया हो गया एवरेज कितनी रहती है हमारी कार, ठीक है। दूसरा क्या है? इंटीरियर में कितनी लग्जरी है, कितना कंफर्ट है। और फिफ्थ क्या है भाई? ड्राइविंग परफॉर्मेंस कैसी है, हैंडलिंग कैसी है। ये सारे कुछ क्राइटेरिया है जिनके ऊपर आप इवेल्युएट कर रहे हो अपने इन्वेस्टमेंट को, अपने एसेट को। और उसके बाद अल्टीमेटली आप डिसाइड करते हो कि हाँ मेरे लिए दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी। मेरे लिए क्या है? दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी, ठीक है। तो सेम तो यस सर। सेम वे क्या होता है बेटा, हमारे पास भी कुछ टेक्निक्स हैं जिनको यूज करते हुए हम अपने इन्वेस्टमेंट्स को, अपने जो फ्यूचर ऑप्शंस हैं उनको इवेल्युएट करेंगे। इवेल्युएट का मतलब समझ रहे हैं ना, मतलब हम उनको इन क्राइटेरिया के ऊपर नापने का ट्राई करेंगे। आप ऐसा समझो नॉर्मली कि आप दोनों कारों के अंदर बैठे हो और आपने देखा यार i20 का इंटीरियर तो बहुत अच्छा है, एकदम अमीरों वाली फील आ रही है, लग्जरी इंटीरियर है। और ब्रेजा का इंटीरियर 5 साल पुराना है। तो यहाँ पे आप i20 को ज्यादा पॉइंट दोगे, ब्रेजा को कम पॉइंट दोगे। तो आप एक क्राइटेरिया को लेके इवेल्युएट कर रहे हो। सेम वे मैं आपको कुछ टेक्निक्स बता रहा हूँ जो आपको ये डिसीजन लेने में हेल्प करेंगे कि भाई आपको दोनों में से कौन सा ऑप्शन चूज करना चाहिए। ये भी तो हमको बताना पड़ेगा ना आपको। तो 2 टेक्निक्स होती है बेटा। एक होती है नॉन या डिस्काउंटिंग, और एक होती है नॉन डिस्काउंटिंग टेक्निक्स। ठीक है, डिस्काउंटिंग एंड नॉन डिस्काउंटिंग टेक्निक्स। ठीक है, पहले हम पढ़ते हैं नॉन डिस्काउंटिंग को। नॉन डिस्काउंटिंग का मतलब क्या है? इसके अंदर कोई भी प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर नहीं लगाएंगे, कोई भी डिस्काउंटिंग रेट जो होती है वो नहीं लगाएंगे, और कुछ भी टाइम वैल्यू नहीं लगाएंगे। सीधे सीधे इवेल्युएट करेंगे एकदम आसान तरीके से। इसके लिए हमारे पास 2 सब कैटेगरी आती है, 2 टेक्निक्स आती है, 2 क्राइटेरिया है जिनके ऊपर हम मेजर कर सकते हैं, 2 टेक्निक्स है। एक है पे बैक पीरियड, सॉरी, पे बैक पीरियड, और दूसरा है अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। चलिए अब मैं रुकूंगा, रेट ऑफ रिटर्न, ओके सर। अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। अब ये क्या होते हैं इनके बारे में चिंता नहीं करनी है आपको, वो तो मैं अभी आपको बताऊंगा। लेकिन एक ग्रॉसली हम क्या करना चाह रहे हैं, क्या ऑब्जेक्टिव है, ये 2 टॉपिक हम क्यों पढ़ रहे हैं, ये आपको समझ में आया ना। ये मेरा क्वेश्चन है आपसे, दिस इज माय क्वेश्चन टू यू, ठीक है ना। ये टेक्निक्स तो मैं भी एक्सप्लेन करूंगा ऑफ कोर्स, ये तो आपको कैसे पता चलेगा ना, ठीक है। सबसे पहले मैं बात करता हूं पे बैक पीरियड की, ठीक है। मैं बात करता हूं सबसे पहले पे बैक पीरियड की। तो मुझे बताइए व्हाट इज पे बैक पीरियड, ठीक है, कि भाई पे बैक पीरियड क्या होता है, पे बैक पीरियड कैसे काम करता है, पे बैक पीरियड कैसे चलता है, क्या है पे बैक पीरियड। पे बैक पीरियड एक टेक्निक, पे बैक पीरियड एकदम सही बोल रहे हैं बेटा, ठीक है ना। अब देखो, ये छोड़ो, पे बैक वगैरह छोड़ दो आप, पर जस्ट थिंक अबाउट दिस। हमारे पास 2 ऑप्शन है, ए और बी, ठीक है। ये है नंदिनी, और नंदिनी के पास है 5 लाख रुपीज, एंड शी वांट्स टू इन्वेस्ट दिस मनी समवेयर। ये इस पैसे को कहीं पे कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ठीक है। अब इन्होंने इन्वेस्टमेंट कर दिया, ए में 5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए, या फिर और 2 ऑप्शन इनके पास, ठीक है। तभी तो कंपेयर कर रहे हैं ना, 2 ऑप्शन है बेटा हमारे पास, या तो ए में कर लो या तो बी में कर लो, या 2 ऑप्शन है हमारे पास। दूसरा ऑप्शन क्या है? 5 लाख रुपए, दोनों में से चूज कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। अब मैं आपको बोलता हूं जो इन्होंने पैसा लगाया, ये 5 लाख रुपए जो इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया, ये जो इन्होंने आउटफ्लो हुआ, जो खर्चा हुआ इनका आज इसमें इन्वेस्ट करने के लिए, इसको रिकवर करने में इनको ए में लगेंगे 2 साल। मतलब 2 साल में ये अपना पूरा 5 लाख रुपए रिकवर कर लेंगे, और उसके बाद शी विल स्टार्ट मेकिंग प्रॉफिट। भाई सबसे पहले जो कॉस्ट लगाई थी, जो कैपिटल लगाया था, उसको रिकवर कर लो, और उसके बाद स्टार्ट मेकिंग प्रॉफिट, ठीक है।
ऑन द अदर हैंड बी में क्या है, बी में ये टाइम है 10 साल, कि भाई 10 साल में तो हम अपना सिर्फ ये जो पैसा है इसको ही रिकवर कर पाएंगे, और उसके बाद जो है हम एक्स्ट्रा प्रॉफिट जो है उसको कमाना शुरू करेंगे। समझ में आ रही है क्या आपको मैं कहना चाह रहा हूँ? ठीक है बेटा, दोबारा रिपीट Yes, करो, sir. सुनिए मेरी बात ध्यान से। भाई व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि जो ऑप्शन ए है, जो ऑप्शन ए है हमारे पास, इसमें जो आपने पैसा लगाया 5 लाख रुपए, ये आपको वापस मिल जाएगा 2 लाख रुपए 2 इयर्स के अंदर, इन 2 इयर्स। इसका मतलब ये क्या है कि ए में स्टार्टिंग में 2 साल में आपको 2.5 लाख रुपए का इनफ्लो होगा, 2.5 लाख रुपए का रिटर्न मिलेगा आपको। ठीक है ना, समझ में आ रहा है? लेकिन ऑन द अदर हैंड इन ऑप्शन बी, इन ऑप्शन बी क्या होगा, ऑप्शन बी के अंदर आपको 10 साल लगेंगे सिर्फ ये 5 लाख रुपए रिकवर करने के लिए। तो मुझे बताइए, अगर आप एक प्रूडेंट इन्वेस्टर हैं तो आप दोनों में से कौन से ऑप्शन को चूज करेंगे, ए को चूज करेंगे या बी को चूज करेंगे? सर A. अभी को सर ए। हाँ, कितने बच्चे ऐसे हैं जो बी को चूज करेंगे? कोई कैसा मुझे बोल, किसी की आवाज यदि बी चूज करेंगे, सर कौन है बेटा बी चूज करने वाले, प्लीज मुझे बताइए। कोई क्या सर ये हाँ, सब बच्चे कह रहे हैं कि सर ए को चूज करेंगे। क्यों चूज करोगे बेटा ए को? क्योंकि सर फायदा है ना। अगर ए में आप क्यों क्यों कर रहे हो चूज, देखो मैं बता देता हूँ। अगर आपने जल्दी जल्दी अपना कॉस्ट रिकवर कर लिया, उससे क्या फायदा होगा आपको? भाई उससे आप जल्दी से प्रॉफिट कमाना शुरू कर दोगे। आप इस पैसे को कहीं और इन्वेस्ट कर सकते हो और एडिशनल रिटर्न कमा सकते हो। यहाँ पे आपका पैसा 10 साल के लिए ब्लॉक रखा रहेगा। 10 साल तक आप इस पैसे का कहीं और यूज नहीं कर सकते। ठीक है ना, समझे? इसलिए पेबैक पीरियड का जो डिसीजन क्राइटेरिया होता है, क्या होता है? जो डिसीजन क्राइटेरिया होता है वो क्या होता है बेटा? वो होता है लेसर द पीरियड। जो कम से कम टाइम लेगा उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे, जो ज्यादा से ज्यादा टाइम लेगा उसको हम रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, जो ऑप्शन कम से कम टाइम लेगा उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। आप लोगों ने भी यही किया था, मैंने अलग से कुछ बताया नहीं है। आप लोगों का जो दिमाग है वो भी यही कहता है कि नहीं यार, जो कम से कम टाइम ले रहा है उसको हमको सेलेक्ट करना चाहिए। वही हमने किया, वही हम करेंगे। समझ में आ गया आपको बात? ठीक है, Yes, ये sir. ये है हमारा पेबैक पीरियड। अब बस एक सवाल का जवाब हमको चाहिए कि भाई ये 2 साल कैसे निकाले आपने, और ये जो 10 साल है ये कैसे निकाले आपने? बाकी तो सब क्लियर है हम पर, बस बस हमको ये निकालना है कि भाई 2 साल लगेंगे या 10 साल लगेंगे, ये आपने कैसे निकाला, ये आपने कैसे कैलकुलेट किया। तो हम आपको ही बता देते हैं। देखिए बेटा, फर्स्ट ऑप्शन क्या आता है, फर्स्ट ऑप्शन क्या आता है हमारे पास? ठीक है, मान लो एग्जांपल लेता हूं मैं, तो आप कोई मैं फॉर्मूला नहीं बता रहा, एग्जांपल। ठीक है, एक स्टूडेंट है हमारे सामिया खान। ठीक है, इन्होंने एक प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट किया, आउटफ्लो था 1 लाख रुपए, मतलब 1 लाख रुपए इनको लगाने पड़े। दिस इज माई आउटफ्लो। ठीक है, और बदले में जो इनको रिटर्न मिला है ना, जो इनकी रिटर्न था, जो इनका इनफ्लो था, जो रिटर्न था, जो इनफ्लो था, वो कुछ इस प्रकार था। किस प्रकार था? वो कुछ इस प्रकार था कि भाई, हाँ, वो कुछ इस प्रकार था बेटा। हाँ जी, इस प्रकार था कि भाई फर्स्ट ईयर में, पहले साल खत्म होने के बाद, या ऐसे लिखेंगे, एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर इनको मिलेंगे 20,000 रुपए। ठीक है, सेकेंड ईयर भी मिलेंगे 20,000 रुपए, थर्ड ईयर भी मिलेंगे 20,000 रुपए। ठीक है, फोर्थ ईयर भी मिलेंगे 20,000 रुपए, और फिफ्थ ईयर भी मिलेंगे 20,000 रुपए। ठीक है, तो मुझे बताइए, मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, एक छोटा सा क्वेश्चन है। मुझे बताइए कितने साल में सामिया अपना जो इन्वेस्टमेंट है उसको रिकवर, बताइए कि भाई अगर आप हर साल 20,000 रुपए कमा रहे हैं, टोटल आपने 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है, तो हाउ मच टाइम डू यू थिंक इट विल टेक फॉर यू टू रिकवर इन्वेस्टमेंट? 5 साल लगेंगे बेटा। कैसे निकाला आपने 5 साल? आपने कैसे निकाला 5 साल?
आपने कैसे निकाला, फॉर्मूला क्या बन जाएगा, आपने कैसे निकाला, अमाउंट इन्वेस्टेड, ठीक है, या सम इन्वेस्टेड या आउटफ्लो अपॉन एनुअल कैश इनफ्लो। यही किया आपने, यही तो किया ना Yes, हमने। sir. 1 लाख डिवाइड बाय 20,000, ये आ गया हमारे पास 5 इयर्स। ये हो गया हमारा पे बैक पीरियड इन केस ऑफ इक्वल इनफ्लो। जब इनफ्लो इक्वल होगा तब हम क्या करेंगे, तब हम ये सीधा का सीधा एक जो लॉजिक है इसको लगा देंगे, तो ये बन जाएगा हमारा फॉर्मूला, पे बैक इन केस ऑफ इक्वल कैश इनफ्लोस। ठीक है जी। Yes, sir. ये हो गया हमारा पहला फॉर्मूला। बस बेटा चलिए अब मुझे बताइए किसी बच्चे को कॉलम है इसके अंदर कुछ बस किया। देखो ऐसे होता नहीं है, प्रैक्टिकली स्पीकिंग ऐसा होता नहीं है कि किसी भी इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट के अंदर आपको हर साल इक्वल रिटर्न मिले। प्रैक्टिकली पॉसिबल है, सोचो ना जरा, सोच के देखो। कोई बिजनेस शुरू करते हो आप, तो क्या पहले साल में जितना रिटर्न मिलता है आपको उतना रिटर्न आपको 10 साल के बाद ही मिलता है? नहीं होता ऐसा। स्टार्टिंग में रिटर्न कम होता है, ग्रेजुअल रिटर्न जो है हमारा बढ़ता आता है, ऐसे होता है। कोई भी आप नया इन्वेस्टमेंट करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो ऐसा भी हो सकता है, ऐसी भी प्रोबेबिलिटी है कि आपका जो रिटर्न है ना वो इक्वल ना हो। क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो आपका रिटर्न है वो इक्वल ना हो। इक्वल ना होगा मतलब क्या होगा, दोबारा से सामिया खान है, दोबारा से इन्वेस्टमेंट कर रही है 1 लाख रुपीस का, ओके, इतना वो कर रही है कैश आउटफ्लो, इतना वो कर रही है इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इस बार जो हमारे इन्वेस्टमेंट की जो रिटर्न है वो कुछ इस प्रकार है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर एंड फिफ्थ ईयर। किस प्रकार है, पहले साल मिलेंगे 10,000 रुपए, दूसरे साल मिलेंगे 20,000 रुपए, तीसरे साल मिलेंगे 40,000, कितने मिलेंगे 40,000, उसके बाद मिलेंगे 50,000, ओके, और फिर मिलेंगे दोबारा से मान लीजिए 10,000। ये है हमारा एक इन्वेस्टमेंट, ये है हमारा एक बिजनेस। और बिजनेस एक्चुअल में ऐसे ही चलता है, स्टार्टिंग में कम रिटर्न देता है, फिर वो अपने एकदम मेच्योरिटी वाले फेज पे पहुंच जाता है, जब वो मैक्सिमम रिटर्न दे रहा है उसके बाद रिटर्न फॉल करना शुरू कर देता है, ठीक है। हर बिजनेस में हर प्लान ऐसे ही चलता है, राइट। तो अब इस केस में कैसे निकालोगे, देखो फॉर्मूला नहीं बता रहा, लॉजिकली आप लोग ट्राई करें आंसर करने का। हमको क्या निकालना है, व्हाट इज आवर ऑब्जेक्टिव, हमको निकालना है कि भाई हम अपना 1 लाख रुपीस कब रिकवर कर लेंगे, एट व्हाट टाइम वी वुड बी एबल टू रिकवर आवर 1 लाख रुपीस, दैट वुड बी माय पे बैक पीरियड, ठीक है। समझ में आ गया बच्चों को कि भाई कितने साल बाद हम 1 लाख रुपए रिकवर कर चुके होंगे, क्या बोल रहे हैं, कितने साल बाद हम 1 लाख रुपए रिकवर कर चुके हैं, ये तो निकालना ना हमको, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कितने साल लगेंगे। पहले साल के एंड तक आपने कितने रुपए कमा लिए, आपने 10,000 रुपए कमा लिए। दूसरे साल के एंड तक आपने कितने कमा लिए, आपने कमा लिए 30,000 रुपीज। 30 कैसे भाई, 10 तो हमने पहले साल में कमा लिए थे और 20 हमने इसी ईयर में कमा लिए थे, टोटल हमने 30,000 रुपीज कमा लिए, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें तो थर्ड ईयर के एंड तक आपने 70,000 रुपीज कमा लिए, का मतलब इसका मतलब आपने 70,000 रुपीज कमा लिए आप। और फोर्थ ईयर के एंड तक आपने कितने कमा लिए, 120। समझ में आ रहा है ना क्यूमुलेटिव कैश फ्लो कैसे निकाल रहा हूं मैं बेटा, इसको ऐड कर रहा हूं ऐसे, ठीक है ना, ऐसे चल रहा है। इसका मतलब क्या है, मतलब भी समझिए जरा, सिर्फ फॉर्मूला याद नहीं करना, मतलब समझिए। हम ये निकालना चाहते हैं
कि 4th ईयर के एंड तक स्टार्टिंग से लेके अभी तक मैं कितना रुपया कमा चुका हूं, ठीक है ना। तो यहां पे आ गया 120, मतलब जो मेरा पे बैक पीरियड है दैट इज गोइंग टू फॉल समवेयर ओवर हियर, वो यहां पे कहीं आएगा। मतलब कि तीसरे साल और चौथे साल के बीच में कहीं मेरा पे बैक It's 3.5 years. है ना। जैसे नंदिनी बोला कि 3.5 years अप्रोक्सीमेट हम मान लेते हैं भाई, 3.5 साल अप्रोक्सीमेट मानते हैं हम कि भाई इतने टाइम में हम अपना 1 लाख रुपीस का जो इन्वेस्टमेंट है उसको रिकवर कर पाएंगे, ठीक है। तो अगर मैं इसको और प्रॉपर्ली फॉर्मूले से रिप्रेजेंट करूं जो आप कर रहे हैं मेंटली, द कैलकुलेशन दैट यू आर डूइंग मेंटली, जो आप यहाँ पे 3.5 साल निकाल के मेरे को बताया, सेम वही चीज मैं एक फॉर्मूले के थ्रू रिप्रेजेंट करूंगा बस, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो देखिए जरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एकदम आसान बेटा, एकदम आराम से समझिए, कोई जल्दीबाजी नहीं भाई। तीसरे साल तक आपने 70,000 रुपए तो कमा लिए, तो मतलब 3 साल तो हमारे लगेंगे, है ना। यही तो बात है ना कि भाई 3 साल तो मिनिमम हमारे लगेंगे ही लगेंगे, ठीक है। प्लस कुछ एक्स्ट्रा टाइम और लगेगा। कितना एक्स्ट्रा लगेगा, हमको चाहिए 30,000 रुपए। 70 तो कमा लिया हमने, कितना चाहिए हमको चाहिए 30,000, है ना। हमको 1 लाख करना है, 70 हमने कमा लिए, एक्स्ट्रा कितने कमाने हैं, मतलब 4th ईयर में से हमको कितने पैसे कमाने हैं, हमको कमाने 30,000। हम कमा कितने रहे, 50,000। अगर मैं ये मानता हूं कि 50,000 में पूरे साल में कमाता हूं, पूरे 4th ईयर में आई एम मेकिंग 50,000 रुपीज, तो ये मान सकते हैं कि भाई अगर सेम वही कैलकुलेशन हो रही है, अगर 12 मंथ के अंदर 50,000 रुपए कमाता हूं, ठीक है ना, तो 1 मंथ में कितना कमाऊंगा, नहीं उल्टा हो गया, ऐसे नहीं होगा, ऐसे करेंगे। अगर 50,000 रुपए कमाने के लिए हमको 12 महीने लगते हैं, तो 1 रुपए कमाने के लिए कितना लगेगा, ठीक है। ऐसे पढ़ते थे ना हम बचपन में यूनिटरी मेथड। और 30,000 रुपए कमाने में कितना लगेगा, इंटू 30, बस ये आ गया 4,000, ये हो गया ठीक है ना, डिवाइड कर देंगे 50,000 से। ये तो मैंने आपको एक्स्ट्रा करके दिखाया कि बेटा ऐसे होगा, ये कुछ लॉजिक है जो हम अप्लाई कर रहे हैं। सही वही फॉर्मूला रख दिया मैंने, क्या रख दिया मैंने कि भाई 4th ईयर से मुझे 30,000 चाहिए, एंड मैं कमा कितना रहा हूं, मैं कमा रहा हूं 50,000, बस अपॉन कर ली मैंने इसको। ये कितना आ जाएगा, 3 डिवाइड बाय 5, ये आ गया 0.6, ये आ गया 3 प्लस 0.6, तो ये आ गया 3.6 ईयर्स में अप्रोक्सीमेट मैं ये जो अमाउंट है मेरा इसको रिकवर कर लूंगा। सर मैं आपको बात, अब बच्चे बोलेंगे सर यहाँ पे तो 72 आया था, यहाँ पे 3.6 ही आया। बेटा ये 72 मंथ्स है, 7.2 मंथ्स है। अगर मैं इसको 12 से डिवाइड करूं तो कितना लग जाएगा, ये दोबारा से वही आएगा 60%। अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो 60%, ये कितना आएगा, अगर 7.2 डिवाइड बाय 12 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 0.6 ही आएगा। तो मतलब एक ही बात है, दोनों में सेम ही आंसर आएगा। आपको लॉजिक समझाने के लिए मैंने ये तरीका बताया था। समझ में आ गया क्या आपको बात, मुझे बताइए। किसी Yes, बच्चे sir. को प्रॉब्लम है इसके अंदर, किसी बच्चे को डाउट है तो मुझे बताइए कि सर हमको समझ में नहीं है, दोबारा बता दो। ये फॉर्मूला कैसे बनाया हमने, अब मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ आप लोगों के लिए। आप लोग ही कह रहे हो सर ऐसा होना चाहिए, मैं थोड़ी ना कह रहा हूँ। तो अगर हम लिखते हैं पे बैक पीरियड का फॉर्मूला इन केस ऑफ अनइक्वल कैश फ्लो, तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ईयर्स प्लस, कैसे करें फॉर्मूला, अगर थोड़ा डिटेल मिल गया फॉर्मूला तो क्या लिख देंगे, कैश आउटफ्लो माइनस क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो ऑफ प्रीवियस ईयर अपॉन कैश इनफ्लो ऑफ करंट ईयर ऑफ दैट ईयर, है ना। ये तो बहुत डिटेल में फॉर्मूला है, मतलब समझ आ गया ना आपको कि यार हमको अल्टीमेटली 1 लाख रुपीस रिकवर करने हैं, एंड वी वांट टू कैलकुलेट कि भाई 1 लाख रुपीस रिकवर करने में what is the time that it is going to take, how much time will it take to recover 1 lakh rupees. So obviously it is going to take 3 years to recover 70,000,
then in addition to 3 years I need 30,000 more out of the 50,000 I'm making in the fourth year. So if I'm making 50,000 in the fourth year and I need 30,000 rupees, then 30 upon 50, that means 0.6. So my payback period is 3.6. So this means it's going to take me 3.6 years to recover कितना, my investment of 1 lakh rupees. मुझे को बताइए क्लियर है या नहीं है क्लियर? Sir, show the formula once again. अच्छा चलो फॉर्मूले को थोड़ा आसान तरीके में लिख देते हैं, छोड़ दो इस फॉर्मूले को, थोड़ा आसान तरीके से लिखते हैं फॉर्मूले को. देखिए पेबैक पीरियड का फॉर्मूला ये, हाँ जी फॉर्मूला क्या लिखेंगे अपन, फॉर्मूला देते हैं होल ईयर्स, होल नंबर होता है ना, होल नंबर होते हैं नेचुरल, ऐसे बोल रहा हूँ होल ईयर्स प्लस कैश फ्लो रिक्वायर्ड अपॉन कैश फ्लो ऑफ दैट ईयर. ये फॉर्मूला कितना कैश फ्लो हमको रिक्वायरमेंट है, ठीक है. जैसे इस क्वेश्चन में हमको कितना चाहिए था, 30,000 चाहिए था हमको 1 लाख करने के लिए, और कितना कैश फ्लो कमा रहे उस साल में. ये हो गया बेटा बस फॉर्मूला में, ये है छोटा सा फॉर्मूला, ये है पेबैक पीरियड. जरा बताइए मेरे को समझ में आया कि नहीं आया? देखिए मैं क्या बोलना चाह रहे हैं, हम ट्राई कर रहे हैं ये बोलने का कि भाई बच्चों बात समझो. देखो क्या बोल रहा हूँ बेटा, मैं ऐसे बोल रहा हूँ बेटा आपको, हाँ देखिए. So what I'm trying to say here is fourth, third year, ठीक है, ये third. देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा, हमको निकालना है कि 1 लाख रुपए कब रिकवर कर लेंगे, बस हमको वो टाइम निकालना है कि भाई कौन से ईयर में हम वो 1 लाख रुपए रिकवर कर लेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो होगा कि भाई मेरे को सबसे पहले 3 साल तो लगेंगे, क्योंकि थर्ड ईयर के एंड तक आई एम मेकिंग 70,000. सो मेरे को इनिशियली थर्ड ईयर 3 साल तो लगेंगे मिनिमम. तो निकलिए मैंने 3 साल तो लगेंगे भाई मेरे को, ठीक है. और मैंने 3 साल के अंदर 70,000 रिकवर कर लिए. कितने और कमाने हैं आपको? 30,000. कितने और कमाने हैं? 30,000 कमाने हैं आपको, ठीक है. कितने में से कमाने हैं? अगले साल का जो रिटर्न है उसमें से कमाने हैं. जो अगले साल का 50,000 है उसी में से तो कमाने हैं भाई. नॉर्मल सी बात समझो, अगर ये बोल रहा है कि फोर्थ ईयर में 50,000 रुपए कमाए, इसका मतलब ये क्या बोल रहा है कि 12 महीने में मैंने टोटल 50,000 रुपए कमाए, ऐसा बोल रहे हैं. अगर आपसे बोलते हैं हर महीने कितने रुपए कमाए, डिवाइड कर दो 12 से, कितना हो गया, डिवाइड बाय 12, ये हो गया 4166.67, कि हर महीने मैं इतने रुपए कमा रहा हूं. कितने कमा रहा हूं? इतने कमा रहा हूं, ठीक है ना. कमाने कितने हैं? 30,000. कितने महीने लगेंगे? डिवाइड कर दो बेटा, 30,000 डिवाइड बाय 4166.67, वो आ गया 7.2. कि भाई 7.2 मंथ लगेंगे मेरे को. कितने लगेंगे? 7.2 मंथ लगेंगे मेरे को ये पूरा रिकवर करने के लिए. मैं आ गया ना आपको बात, मेरी बात क्या करना चाह रहा हूं मैं, है ना बेटा. तो 50,000 तो पूरे साल में कमाएंगे. हम बोल रहे हैं भाई 30,000 रुपए कब कमा लोगे? हम कमा लेंगे 0.6 ईयर में ही कमा लेंगे. मतलब 0.6 ईयर का मतलब क्या हो गया, साल में 12 महीने होते हैं, तो उसके 0.6 के अंदर ही कमा लेंगे हम, ठीक है. तो टोटल 3.6 ईयर्स हो जाएगा मेरा पे बैक पीरियड, ठीक है. जरा बताइए क्लियर है क्या बात आप लोगों को? हमारे पास सेकंड पॉइंट जो है हमारे पास, वो आता है हमारे पास अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न.
ठीक है। जो नेक्स्ट टेक्निक है, आपको ध्यान होगा कि मैंने स्टार्टिंग में बात करी थी आपसे, ऊपर वी आर टॉकिंग अबाउट 2 टेक्निक्स। फर्स्ट वाज पे बैक period and second was accounting rate of return. So there are 2 techniques that we are going to talk about today. आज की क्लास में से 2 टेक्निक की बात करेंगे, अगली क्लास में 2 की बात करेंगे, उसके अगले दोबारा 2 की बात करेंगे। एकदम आसान, एकदम इजी, एकदम स्मूथ फ्लो में लेके चलेंगे, ठीक है ना। चलिए, हाँ देखिए बच्चों, क्या बोलना चाह रहे हैं बात। तो बेटा हम बात ऐसा बोल रहे हैं आपको कि भाई अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न का मतलब क्या होता है, जरा समझिएगा मेरी बात को, ठीक है ना। तो रिकवर करने में हाउ मच टाइम विल इट टेक फॉर मी टू रिकवर द अमाउंट दैट आई इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। अब बात आती है अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न की, ठीक है, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न की। तो देखिए अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट्स होता है। अब इस पे जाने से पहले मैं एक बात छोटी सी आपको थोड़ा सा डिटूर थोड़ा सा ना लेके जाना बताऊंगा, समझिए मेरी बात को, इस एग्जांपल को समझिए जरा, ठीक है ना। मैं आपसे कह रहा हूं आपको कितना पैसा लगा 1 लाख, और कितना रिकवर करना है आपको, इतना आपको पैसा मिल रहा है, दिस इज योर कैश इनफ्लो। समझिएगा मेरी बात को जरा दोबारा से, मैं क्या कहना चाह रहा हूं बेटा, मैं कह रहा हूं आप इवेल्युएट करके मुझे बताओ कि आपने 1 लाख रुपीस का इन्वेस्टमेंट किया और कितना टाइम लगेगा आपको 1 लाख रुपीस को रिकवर करने में। मतलब जो हम ये अमाउंट ले रहे हैं, ये क्या ले रहे हैं, हम ले रहे हैं कैश इनफ्लो, कि भाई सब कुछ माइनस करने के बाद हमारे पास इतना कैश आएगा। तभी तो दोनों कैश को मैं कंपेयर कर रहा हूं, समझ रहे हैं मैं क्या कर रहा हूं, मैं दोनों जो मेरा जो कैश फ्लो है उसको कंपेयर कर रहा हूं, ठीक है, ताकि मुझे ये पता लग जाएगा कि भाई मैंने कितना कैश कंपेयर, मेरे को कितना टाइम में ये कैश रिकवर हो जाएगा। तो कैश जितना आएगा उसी से तो काउंटिंग करूंगा ना, समझ रहे हैं व्हाट Yes, sir. I'm trying to say कि when you're trying to evaluate how much time will it take to recover the cash outflow, कितना खर्चा हुआ कैश में उसको रिकवर करने में कितना टाइम लगेगा, so you will take into account the cash inflow, not the profits. You are not going to take into profits. इसमें प्रॉफिट की काउंटिंग नहीं करेंगे हम करेंगे कैश इनफ्लो की। जब भी पैसा गया 20,000 तो पैसा आ जाना चाहिए 20,000, मतलब 1 लाख रुपए गया तो 1 लाख रुपए आ जाना चाहिए। हम प्रॉफिट की बात नहीं कर रहे हैं कि 1 लाख का प्रॉफिट जो है, नहीं बेटा, कैश आ जाना चाहिए रिकवर। तो हम इसमें बात कर रहे थे कैश इनफ्लो को हम बेस मान रहे थे इवैल्यूएशन करने के लिए। किसको बेस मान रहे थे, कैश इनफ्लो को हम बेस मान रहे थे। अब कैश इनफ्लो और प्रॉफिट में क्या डिफरेंस है बेटा, छोटा सा डिफरेंस है, बहुत छोटा डिफरेंस है। प्रॉफिट्स निकालते टाइम आप क्रेडिट सेल्स को भी इंक्लूड कर लेते हो, आप डेटर को इंक्लूड कर लेते हो, आप डेप्रिसिएशन इंक्लूड कर लेते हो। मतलब प्रॉफिट्स निकालते टाइम यू टेक इनटू अकाउंट सम नॉन कैश एक्सपेंसेस, यू टेक इनटू अकाउंट डेटर्स। अब मान लो डेटर्स को दे दिया आपने, डेटर्स ने पैसे नहीं दिए आपको, पेड डेट्स हो गया। तो इसलिए हम प्रॉफिट्स को जनरली काउंट नहीं करते हैं। सिर्फ इस मेथड में, ओनली एंड ओनली इन दिस मेथड वी विल टेक प्रॉफिट्स इनटू अकाउंट, वी विल टेक प्रॉफिट्स इनटू अकाउंट एंड नॉट कैश फ्लो, एंड नॉट कैश फ्लो। बाकी सारे मेथड्स में हम कैश फ्लो को बेस मानते हुए कैलकुलेशन करेंगे, वी विल टेक इनटू अकाउंट द कैश फ्लो, एक्सेप्ट फॉर इन दिस मेथड। इस मेथड में बोल ही रहे भाई अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न को बेस मानो, तो हम प्रॉफिट्स को मानते हुए रिकवर करेंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ईयर तक जो प्रॉफिट रेशियो को मिल रहा है वो मिल रहा है, वो दोबारा से ले लेते हैं, 10,000, 40,000, 60,000, 20,000 और कितना, 20 नहीं लेते, छोड़िए 20 नहीं लेंगे बेटा, इसको हम ले लेते हैं 70। चलिए 70 ज्यादा, 50 ले लो चलो, और दोबारा से ले लेंगे 60। ये रेशियो प्रॉफिट कमा रहे हैं पूरे साल, मतलब पूरे 5 साल। हमको प्रॉफिट रेट निकालने के लिए ऑन एन एवरेज हम कितना रुपया कमा रहे हैं, तो फॉर्मूले में अप्लाई कर देंगे इसको। कैश आउटफ्लो कितना है मेरे पास, 2 लाख, अपॉन कर देंगे इसको टोटल प्रॉफिट कितने हुए पूरे साल में, कितने हो गए, 50, 50, 50, 1 लाख, और ये हो गया 220।
into 100, बस ये आ गया मेरा प्रॉफिट। %90 हो गया मेरा प्रॉफिट। ठीक है, तो रुकिए मैं एक बार फॉर्मूला एक बार मैं देख लेता हूँ फॉर्मूला थोड़ा सा, ये फॉर्मूला ठीक तो लिया ना अपन ने। हाँ देखिए ना, मैंने काफी अच्छा समझा रखा है आपको, देखो लिखा हुआ कितना अच्छा, लुक्स सो ब्यूटीफुल। देखिए क्या बोल रहा है अकाउंटिंग रिटर्न में, क्या बोल रहा है बेटा, इट सेज दैट यहाँ पे हम प्रॉफिट को काउंट करेंगे। ठीक है, रिसीट ऑफ प्रॉफिट इज नॉट सर्टेन, गुड सेल क्रेडिट वगैरह हो जाते हैं, बैड डेट्स का पॉसिबिलिटी है। ठीक है, कुछ डेप्रिसिएशन वगैरह भी होते हैं। ठीक है, देयर इज सम डेप्रिसिएशन एज वेल। तो क्या फॉर्मूला क्या बन जाता है, एवरेज नेट इनकम अपॉन इनिशियल इन्वेस्टमेंट इनटू 100, एवरेज नेट इनकम अपॉन इनिशियल इन्वेस्टमेंट 100। देखिए लग रहा था ना मेरे को, यहाँ पे क्वेश्चन इसको अप्लाई कर लेते हैं। देखिए क्या बन जाएगा फॉर्मूला, एवरेज नेट प्रॉफिट कितना हो जाएगा, इन सबको ऐड करेंगे, कितना है 220, 220 डिवाइड बाय 5, कितना बन जाएगा हमारे पास एवरेज प्रॉफिट, डिवाइड बाय 5, 44,000 रुपीज कमा रहे हैं ऑन एन एवरेज। डिवाइड कर देंगे टोटल इन्वेस्टमेंट से, कितना इन्वेस्टमेंट किया था हमने, 2 लाख का इन्वेस्टमेंट किया था हमने, इनटू कर देंगे 100, तो जो हमारी रेट ऑफ रिटर्न है वो कितनी बन जाएगी, 22% की बन जाएगी। ठीक है, कितना बन जाएगा 22%, एकदम आसान है बेटा, कुछ भी नहीं है इसमें। नॉर्मल हम प्रॉफिट कैसे निकालते थे, अगर मैं आपको बोलता हूं, नॉर्मल छोटी सी बात करते हैं, अगर आपने बचपन में पढ़ा था, आपने सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू प्रॉफिट, यही पढ़ा था। मैं बोलता हूं बता दो प्रॉफिट परसेंट का क्या फॉर्मूला होता है, तो फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट इनटू 100, ये तो फॉर्मूला होता है। तो प्रॉफिट निकाल लिया मैंने, अब प्रॉफिट मेरे को 5 साल का दिया हुआ, तो ऑन एन एवरेज निकाल लेंगे कि ऑन एन एवरेज मेरे को इतना प्रॉफिट हो रहा है। तो 44,000 है मेरा प्रॉफिट, और कॉस्ट कितनी लगी थी मेरी, मतलब इस प्रॉफिट को कमाने के लिए मैंने कितना इन्वेस्टमेंट किया था, मैंने इन्वेस्टमेंट किया था 2 लाख रुपए, इनटू कर लेंगे 100, ये आ जाएगा मेरा अकाउंटिंग रिटर्न, बस कुछ भी नहीं है। ठीक है, हमेशा ध्यान रखेंगे कि जो न्यूमरेटर है वो कम आएगा, न्यूमरेटर हमेशा कम होगा, कभी भी फॉर्मूला भूल जाए आप तो अब याद रखिए हमेशा, न्यूमरेटर हमेशा कम होगा और डिनोमिनेटर हमेशा ज्यादा होगा, डिनोमिनेटर वुड ऑलवेज बी मोर देन न्यूमरेटर, दैट इज व्हाई 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ताकि आंसर पॉइंट्स में ना आए, परसेंटेज में आ जाए, पॉइंट्स में ना आए, दैट इज इसीलिए हम 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आया आपको बात।